दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को हम चेक कैसे करें, किस प्रकार से ये पता करें कि ये प्लॉट या जो भी मकान हम खरीद रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो किसी और को तो न बेचा गया है। हम किस प्रकार उसकी आइडेंटिफाई करें कि वो प्लॉट हमें एकदम शुद्ध और अच्छे तरीके से सही मिल रहा है। तो उसके लिए आपको ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर अच्छे तरीके से उस प्लॉट्स की डिटेल को जानना है, प्लॉट के बारे में पता करना है कि उसका माप क्या है, साइज़ क्या है, उसके पड़ोस क्या हैं, उसके बाएं दाएं क्या है, उसके सामने रोड कितने फीट की है। ये तमाम बातें आपको चेक करनी पड़ेगी, टैली करनी पड़ेगी, ताकि आपको धोखा न हो जाए, आपका पैसा न डूब जाए। दोस्तों, अक्सर जो प्रॉपर्टी के पेपर की जांच नहीं कर पाते हैं या बिना सोचे समझे सिर्फ बेचने वाले के कहने पर उन कागज़ को, पेपर्स को लेकर रख लेते हैं, वो बाद में बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ में आकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने शुरू करते हैं। चक्कर इसलिए लगाने पड़ते हैं कि उन्होंने अपने कागजात की जांच नहीं की, उनको वेरीफाई नहीं किया, पेपर्स को अच्छे तरीके से किसी लॉयर को चेक नहीं करवाया या अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि जिस प्लॉट को या जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसके कागजात एकदम सही हैं या नहीं हैं, उस प्लॉट में कोई विवाद तो नहीं है, वो प्लॉट किसी और को बेचा हुआ तो नहीं है। ये तमाम तरह की बातें आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेगी। मान लीजिए आपने जो प्लॉट खरीदा है साफ सुथरा है, विवादित नहीं है, लेकिन उसके उपरांत भी आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी बातों की आपको जानकारी होना बहुत बेहद ज़रूरी है, ताकि आप किसी विवाद में न फंसे, आपका गाड़ी कमाई का पैसा कहीं गलत लोगों के चक्कर में न फंस जाए और आपका प्लॉट सही सलामत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्लॉट, मकान या ज़मीन खरीदते हैं तो आपको पेपर के डॉक्यूमेंट्स के अलावा फर्स्ट पार्टी की रजिस्ट्री भी देखने को मिलती है। तो आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की बारीकी से जाँच कर लेनी चाहिए। आपको जो मौके पे प्लॉट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उस डीड में, उस दस्तावेज में उसकी पूरी डिटेल आ गई है या नहीं आ गई है, उसकी साइज़ आ गई है, पास पड़ोस का सीमांकन उसमें आया हुआ है, प्लॉट का डायरेक्शन और प्लॉट के सामने जो रोड दी गई है वो प्रॉपर सही तरीके से उसमें मेंशन की गई है या नहीं है। इन तमाम बातों की जानकारी आपको पहले से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जिस ज़मीन को आपने लेने का निश्चय किया है या मन बना लिया है तो आपको किसी तरह की उसमें लेने में हड़बड़ी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको सेलर को नहीं दिखानी है और अच्छे तरीके से सोच समझकर फिर आगे बढ़ना। ऐसा ना हो कि जो भी ज़मीन बेच रहा है या जो सेलर है तो वो जितनी शर्तें आपको बता रहा है आप तमाम सारी शर्तें उसकी मान लें, जल्दबाजी में ये सोच लें कि बस मुझे तो ये प्लॉट लेना ही है। ऐसा आप कदापि ना करें। दोस्तों, जब भी आप उसकी डीड की चेक करेंगे या पेपर को चेक करेंगे तो उसमें आपको सारी बातें पता चल जाएगी कि कितना पुराना प्लॉट है, इस मालिक ने इससे कितने टाइम पहले लिया था, कितने में लिया था, उसकी प्रॉपर साइज़ कितनी है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आपको उससे पता चल जाएगी। तो मौके पर भी आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि मौके पर भी जो रजिस्ट्री में चीज़ें बताई गई हैं, जो साइज़ बताई गई है या जो माप बताया गया है या जो दिशा बताई गई है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है या नहीं है। जो प्लॉट और प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसकी रजिस्ट्री देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदने का इकरार किया है वो इतने वर्ग मीटर है और रजिस्ट्री में वो इतने मीटर है। तो आपको उतना ही पैसा उसको पे करना है जितना कि डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। भले ही कई बार मौके पे ऐसा होता है कि मौके पे 210 वर्ग मीटर ज़मीन होती है और ख़रीदने वाले के पेपर्स में 200 वर्ग मीटर ही है और वो आपको ये बोलता है कि 10 मीटर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो आप मेरे को उसका भी पैसा दीजिए। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, जितनी साइज़ मेंशन है उतनी ही साइज़ का पैसा उसको दें। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में जो भी प्रॉपर्टी खरीदने का इकरार किया है उसकी आप साइज़ चेक कर लेंगे, उसके पास पड़ोस चेक कर लेंगे, उसके सामने रोड कितनी है वो चेक कर लेंगे और प्लॉट का माप कितना है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अच्छे तरीके से चेक करके ये तसल्ली कर लेंगे कि जो मौके पे बताया गया है उतना साइज़ का प्लॉट हमें मिल रहा है। इसके बाद सेकंड स्टेप की हम बात करें तो वो ये है कि दोस्तों, आपको जो भी रजिस्ट्री धारक ने रजिस्ट्री बताई है या जो भी पेपर आपको दिए हैं तो उनको आपको ऑनलाइन जाकर चेक कर लेना चाहिए और ऑनलाइन चेक करने से उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी गलत चीज़ होगी या फर्जी पेपर होंगे या कुछ उसमें गड़बड़ी होगी वो सामने आ जाएगी।
दोस्तों कोई भी प्लॉट या ज़मीन अगर ज़्यादा पुरानी है तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन 2, 3, 4, 5 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तब तक सारी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन मिल जाता है। तो आपको इस चीज़ को बारीकी से चेक कर लेना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री कब हुई थी, उसका एक्चुअल ऑनर कौन था, मैं किससे प्लॉट खरीद रहा हूँ, उसके नाम से वो रजिस्ट्री है या नहीं है, और अभी उस प्लॉट पे कब्जा किसका है, उसका एक्चुअल मालिक कौन है। इन सब चीज़ों की आपको बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए। अब कई बार ये भी होता है दोस्तों कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इकरार करते हैं तो हम मौके पे जाके देखते ही नहीं। कई बार ये होता है कि घर पे कब्जा किसी और का होता है या किसी बेचने वाले ने अपने घर पर किराएदार को रख रखा होता है और हम उसको खरीदने का इकरार भी कर लेते हैं, उसको पैसा भी दे देते हैं और अपनी रजिस्ट्री भी करा लेते हैं। लेकिन जब हम कब्जा लेने जाते हैं तो वहाँ पर तो किराएदार रहता है और वो फिर हमको नचाता है कि मैं 6 महीने से खाली करूँगा, 10 दिन से खाली करूँगा, 20 दिन से खाली करूँगा या मुझे 1 साल लगेगा। वो अपनी शर्तों पे हमको नचाता है और हमको वहाँ पर मजबूर होना पड़ता है, नाचना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही आप अपने कोई भी प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदने का इकरार करें तो मौका ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पर किसी का कब्जा तो नहीं है। अगर है तो आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर्टी की बाकी कंडीशंस को पूरा करने से पहले आप उस कब्जे को वहाँ से खाली कराएं और बेचने वाले को ये कहें कि पहले आप मुझे अपना कब्जा खाली शो कराओ, मेरे को दिखाओ कि आपके प्लॉट पे किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है। तो आपको किसी की भी बातों में आकर सिर्फ खरीदारी और बेचान और रजिस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस मकान पर उस पार्टी का जो आपको बेच रहा है कब्जा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसको पहले कब्जा खाली करने को बोलें और उसके बाद आगे का पेमेंट्स वगैरह का काम प्रोसेस करें। अगर दोस्तों इन बारीक चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप प्रॉपर्टी के खरीद और लेन देन में मुश्किल में फंस सकते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है और कोर्ट कचहरी के कई चक्कर लगाने आपको पड़ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स आपको बताता रहता है, इससे संबंधित वीडियो हम आपको लाकर शो करते रहते हैं। तो दोस्तों हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको एक लाइक करें और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों अब एक और चीज़ सामने आती है, वो ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या किसी चीज़ को खरीदने का मानस बनाएं तो आप उस प्रॉपर्टी की सही वैल्यू करके सही मूल्यांकन करने के बाद उस प्लॉट का एक कोर्ट एग्रीमेंट ज़रूर कराएं। एग्रीमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसमें तमाम शर्तें लिखी जाती है कि साई पेटे इतना पैसा दिया गया है, इतने में प्लॉट की टोटल वैल्यू आंकी गई है, इतने अमाउंट का 1 नंबर अमाउंट दिया जाएगा और इतना अमाउंट 2 नंबर अमाउंट दिया जाएगा, यानी कि कैश अमाउंट दिया जाएगा और इतने टाइम बाद दिया जाएगा और उसमें प्लॉट की साइज़ ये है, प्लॉट के पड़ोस ये हैं, तमाम तरह का विवरण एग्रीमेंट में आ जाएगा। एक तरह की सेल डीड की तरह ही सेल एग्रीमेंट होता है। तो आपको सेल एग्रीमेंट करवाना प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि एग्रीमेंट कराने का क्या तुक है, एग्रीमेंट के फ़ायदे क्या हैं और एग्रीमेंट से क्या होता है। तो दोस्तों एग्रीमेंट वो चीज़ है कि उसमें सारी इकरार की शर्तें आ जाती है, बेचने वाला अपनी सारी कंडीशंस को उसमें लिख देता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 15 लाख रुपए में खरीदी और 5 लाख रुपए आपने एडवांस दे दिए, तो वो एडवांस 5 लाख रुपए उसमें शो हो जाएंगे और एक तरह से वो रसीद आपके पास रहेगी। कंफर्म रहेगा कि आपने इस प्लॉट को खरीदने के वक्त 5 लाख रुपया उस पार्टी को पे कर दिया है और उसमें 2 आइडेंटिफाई हो जाती है, 2 लोगों की साख लग जाती है। जमानत के तौर पर 2 आदमी उस पर साइन कर देते हैं। तो कभी भी बेचने वाला इस चीज़ से मुकर नहीं सकता, वो आपको प्लॉट देने से मना नहीं कर सकता और उसको वो प्लॉट की रजिस्ट्री फिर करवानी पड़ेगी। इसके अलावा एग्रीमेंट करने से पारदर्शिता बनी रहती है। दोनों पार्टियों यानी कि बेचने वाला और ख़रीदने वाले दोनों की उसमें कंडीशंस लिखी जाती है। पहले सेलर्स अपनी कंडीशंस लिखवाता है कि मेरा ये फला प्लॉट है, मैंने इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए मैंने पेशगी ले लिए और बकाया अमाउंट मुझे बैंक से लोन से इतना लेना है और कैश इतना लेना है और इतने दिन के बाद मुझे वहाँ रजिस्ट्री करवानी है। उसके अलावा प्लॉट्स की पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। इन शर्तों में दोनों पार्टियाँ बन जाती हैं और इस तरह से एक प्रॉपर डील कामयाब हो जाती है। कई बार दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए आपने 15 लाख में कोई प्लॉट खरीदा और आपने सिर्फ 2 लाख रुपया पार्टी को एडवांस देकर अपने नाम से एग्रीमेंट करवा लिया। अब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद उस पार्टी के पास मान लो उस प्लॉट का 17 लाख का ग्राहक आ गया
तो उस पार्टी का अगर मन चेंज हो जाएगा अगर आपने एग्रीमेंट नहीं करवाया तो। लेकिन एग्रीमेंट की शर्तों में वो बंधा होने की वजह से उस प्लॉट को फिर किसी और को वो नहीं बेच पाएगा और आपको तय किए गए अमाउंट पे उस प्लॉट को उसको देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट का ये सबसे बड़ा और बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा वो ये चीज़ से मुकर भी नहीं सकता कि आपने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है या मैंने आपको बेचने का इकरार नहीं किया है। इन तमाम बातों से वो मुकर नहीं सकता और एक तरह से बंध जाता है। तो दोस्तों एग्रीमेंट के ये तमाम फ़ायदे हैं और इसमें आप ये चीज़ एक क्लियर एग्रीमेंट में ज़रूर चेक कर लें कि बैंक लोन के द्वारा आप कितना पैसा देंगे या अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं तो एक नंबर अमाउंट जो कि वहाँ की सर्किल रेट होती है, डीएलसी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा आप उसको बैंक से दें। और हो सकता है तो जो शुरुआत में साई पेटे अमाउंट देते हैं वो भी पैसा आपको बैंक के ज़रिए देना चाहिए ताकि आपके पास डबल साक्ष्य रहेंगे। बैंक से पेमेंट दिया हुआ खुद एक रिसिप्ट होता है और एग्रीमेंट में भी उसकी तस्दीक होगी, भरपाई होगी। जो बेच रहा है वो आपको लिखित में देगा, एग्रीमेंट करके देगा कि भाई इतने रुपए मैंने इस पार्टी से फला आदमी से लिए हैं। दोस्तों एग्रीमेंट एक कानूनी साक्ष्य है और ये कोई भी विवाद होने की स्थिति में खरीदार के लिए बहुत लाभदायक है। कई बार ये होता है कि किसी ने आपको प्रॉपर्टी बेचने का इकरार कर लिया और उसका बाद में मन बदल जाता है, उसकी नीयत में खोट आ जाता है या कोई उसको बरगला देता है कि हम आपको ज़्यादा पैसे दे देते, आपने प्लॉट सस्ता बेच दिया। तमाम तरह की कुछ बातें उसके सामने आ जाती है। कोर्ट जाने की स्थिति में या वाद विवाद की स्थिति में वो साक्ष्य आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और उससे आप कोर्ट का सहारा लेकर उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हैं। बेचने वाले को जिसने एग्रीमेंट करके दिया है उसको आप मजबूर कर सकते हैं कि भी फला तारीख को मैंने आपसे इस प्रॉपर्टी का इकरार किया, इतने पैसे मैंने आपको दिए हैं और अब आप हमारे प्लॉट की रजिस्ट्री करवाइए। अब दोस्तों कई बार एक अन्य परिस्थिति सामने आती है। जिस भी प्लॉट को आपने खरीदने का इकरार किया है और आपने साई पेटे उसको पैसा भी दे दिया, एग्रीमेंट भी करा लिया और तमाम शर्तें आपस में तय कर ली, लेकिन जब आप मौके पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्लॉट पे कोई कब्जा किया हुआ मिलता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको कब्जा खाली करवाना चाहिए। उसके बाद जब प्लॉट खाली हो जाए तो आपको सेलर्स को इस बात पे एग्री करवाना पड़ेगा, इस बात पे एग्री करवाना चाहिए कि भी प्लॉट पे मैंने आपको जो तय शर्तों के अनुसार था 20% 25% अमाउंट मैं आपको दे चुका हूँ और अब मैं इतने टाइम से रजिस्ट्री करा लूँगा। तो उस प्लॉट पे आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कराने की उससे परमिशन लेनी चाहिए। उससे होगा ये कि जब भी आप किसी प्लॉट को खरीदने का इकरार करेंगे और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से करेंगे तो जो प्लॉट जहाँ पर स्थित है वहाँ पर ये सारी चीज़ फैल जाएगी कि फलां प्लॉट पे कोई कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है। तो अगर उस प्लॉट पे कोई विवाद होगा या किसी और की नज़र होगी या उस प्लॉट से संबंधित कोई भी मिन मेक होगा तो वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा और कंस्ट्रक्शन कराने से आपका दावा भी मजबूत हो जाएगा कि उस प्लॉट पे आपने कंस्ट्रक्शन कराया है तो अब आपके नाम से उसकी रजिस्ट्री होना ज़रूरी है और इस बात से सेलर भी मुकर नहीं पाएगा और उसको आपको प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको ये तस्दीक हो जाएगी कि प्लॉट पे किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है और दूसरा इस प्लॉट पे किसी का कोई कब्जा नहीं है और तीसरा इस प्लॉट को बेचने से सेलर मुकर नहीं पाएगा क्योंकि उस पे आपने कब्जा ऑलरेडी कर लिया है। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि सेलर इस बात पे एग्री नहीं होता कि भी आपने मुझे पैसा पूरा नहीं दिया है तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। उस कंडीशन में आप उसको इतनी सी बात के लिए एग्री कर लें कि भी मैं कुछ मटेरियल वहाँ पर डलवाना चाहता हूँ। उस कंडीशन में वहाँ पर आप कोई बजरी हुआ, ईंटें हुआ, पत्थर खंडे हुआ, ये तमाम तरह के कुछ आइटम वहाँ पर मौके पे गिरवा सकते हैं। उससे भी अगर कोई वहाँ पर किंतु परंतु होगा तो वो सामने आ जाएगा और जैसे ही आप ईंट पत्थर या कोई भी मटेरियल वहाँ पे गिरवाएंगे और अगर उस पर कोई विवाद होगा तो वो विवाद सामने आ जाएगा और आप समय रहते सचेत हो जाएंगे। आपका सही अमाउंट दिया हुआ है, ज़्यादा आपने पैसा भी नहीं दिया है तो आप संभल कर उस डील को कैंसिल कर सकते हैं या आप उस सेलर को ये कह सकते हैं कि पहले आप विवाद निपटाओ फिर मैं इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए एग्री होऊंगा। दोस्तों लास्ट बात आपको ये चेक कर लेनी चाहिए कि अगर मान लो आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो कृषि भूमि का प्लॉट है, उसको किसी भी निकाय ने पट्टा दिया है या उस पर रजिस्ट्री है, उस पर के डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के हैं। कई आपने देखा होगा दोस्तों कि कृषि भूमि पर SC ST का एक नियम लागू होता है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है।
कई जगह पर एसटी की ज़मीन एसटी ही खरीद सकता है या एससी की ज़मीन एससी ही खरीद सकता है, उसको सामान्य जाति का आदमी नहीं खरीद सकता है। तो आपको इन चीज़ों की जानकारी ले लेनी है, इन चीज़ों की तस्दीक कर लेनी है कि क्या आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एलिजिबल हैं। कहीं वो एससी की ज़मीन तो नहीं, आप सामान्य जाति के हो सकते हैं या किसी और जाति के हो सकते हैं, तो आप उसको खरीदने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसमें कोई कानूनी रोक तो नहीं है। तो इन तमाम बातों की आपको अच्छे तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन खरीदते टाइम ये सारी जानकारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से पेपर्स चेक करने चाहिए, कहाँ पर जाकर चेक करने चाहिए, प्लॉट पे कोई विवाद तो नहीं है, इस बात का कैसे पता करना चाहिए, और कोई आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, इन सब बातों का आपको किस तरह से पता करना है, सेल एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, तमाम सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी। अगर आप और किसी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।